हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी इस वीडियो में। आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए सामान्य हिंदी का पेपर, जो कि आपके 2026 पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन यही आने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर जो मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके 2026 के एग्जाम के लिए। तो इस पेपर को अगर अभी तक आप नहीं सॉल्व किए हैं तो आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। इसका कोड है 302 HN और 2 102, इसका पेपर सब्जेक्ट कोड है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बहुत ही जरूरी है इस पेपर को देखना आपके लिए, क्योंकि इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है और क्या क्या लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। और किस तरीके से आप पेपर को कॉपी में लिखेंगे, क्वेश्चन के आंसर कॉपी में लिखेंगे, वो भी आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो अगर वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पेपर आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, इसका पूर्णांक जो है 100 नंबर का आपका पूरा हिंदी का पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट में करना होता है। यहाँ पर आपके प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। आपको जो 15 मिनट शुरुआत में मिलते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने में ही यूज करना है, ना कि डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करना है पेपर। 15 मिनट पढ़ने से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा वो पहले करेंगे। आप हमेशा यही ट्राई करिएगा कि पहला क्वेश्चन जो आप कॉपी पे करिए वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पहला ही इंप्रेशन गलत पड़ गया तो एग्जामिनर समझेगा बेकार बुद्धू लड़का आया है, इसका ऐसे ही बस डायरेक्ट निकाल देते हैं चेक करके, मतलब सही से नहीं चेक करेगा और अच्छे नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमेशा आपको ट्राई करना है, एक भी गलती उसमें ना हो और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हों। और यहाँ पर खंड का और खंड खा दिए गए हैं, दोनों खंडों को करना अनिवार्य है और सभी उत्तर देना अनिवार्य है। इस तरीके से बताया गया है आपको, इंस्ट्रक्शंस निर्देश जो दिए हैं। तो यहाँ पर खंड का स्टार्ट करते हैं हम, किस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही जरूरी है ये चीज। और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक आपके इंसा अल्लाह खां हैं, जो कि भारतेंदु युग से पूर्व के गद्य लेखक हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। भारतेंदु युग से पूर्व के गद्य लेखक इंसा अल्लाह खां हैं, जिनकी एक रचना है रानी की केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक आपके इंसा अल्लाह खां हैं। तो पहला आंसर आपका पहले क्वेश्चन का दूसरा आंसर सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किस साहित्यकार का है? तो आप देखेंगे, जो इतिहास साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। जो है आपके हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, प्रमाणित हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने। तो इन्होंने कहा, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और आपके साहित्य इतिहासकार हैं। तो इस तरीके से आपका इसका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। जो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है, ये ग्रंथ है आपका पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। इसकी विधा पूछी गई है कौन सी? तो विधा आपकी इसकी आलोचना है, आलोचना विधा की ये रचना है, क्योंकि ये पद्मावत जो आपका जायसी द्वारा लिखित है, उसकी आलोचना करते हुए वासुदेव सरल अग्रवाल जी कहते हैं, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी एक इसको लिखते हैं, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। तो यहाँ पर ग्रंथ की विधा आपकी हो जाती है आलोचना। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तेलुगु भाषी तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। तो लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार कौन से हैं, जो कि हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल और कन्नड़, मलयालम मलयालम साहित्य सृजन किए हैं? वो हैं आपके प्रोफेसर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी आपके जो हैं, उन्होंने तेलुगु भाषी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ-साथ हिंदी में भी लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर ये हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन से रचना के
उपन्यास के रचनाकार नहीं है। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है पुनर्नवा, अनाम दास को पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये उपन्यास तीनों जो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। लेकिन गबन जो है, गबन ये प्रेमचंद्र का है, प्रेमचंद्र का। तो इस तरीके से ये आपका ये सही विकल्प हो जाता है आपका, कि गबन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका दूसरे प्रश्न का क्वेश्चन है। हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो जागरण सुधार काल कहा जाता किस युग को है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि जागरण सुधार काल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हिंदी जो गद्य विधा में रचनाएं स्टार्ट हुई थी, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हुआ करती थी। लेकिन भारतीय युग में मैक्सिमम स्टार्टिंग हुआ है गद्य रचनाओं की। तो द्विवेदी युग में इसका सुधार हुआ है। सुधार किस तरीके से हुआ है? आपकी ये जो आपकी एक पत्रिका चलती थी, सरस्वती पत्रिका, जिसका आपका 1903 में द्विवेदी जी ने इसकी संपादन करना स्टार्ट किया था। तो इसके द्वारा आपके हिंदी साहित्य में बहुत सारा सुधार हुआ, जो कि त्रुटियों का सुधार हुआ, शुद्धिकरण हुआ, है ना? सामाजिक चेतना का विकास हुआ इसके द्वारा, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो इसमें इन्होंने जागरण सुधार काल हुआ, तो इसका नाम इन्होंने नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र जो है ने इसकी संज्ञा दी थी, जो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम से भी कहा। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसने कहा था और ये जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप कहेंगे द्विवेदी युग आपका राइट विकल्प है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। तो आपके परशुराम की प्रतीक्षा जो है, रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर जी की आपकी परशुराम की प्रतीक्षा, ये आपकी रचना हो जाती है। फिर आपका इसी तरीके से अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अब देखेंगे हम, झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? तो झांसी की रानी जो आपकी है सुभद्रा कुमारी चौहान की है। झांसी की रानी कविता की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया था। फिर आपका इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवि कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आप देखेंगे महादेवी वर्मा सबसे पहले आपको दिखाई दे जाता है, तो ये आपके छायावाद के कवि हैं। बाकी आपके जो यहाँ पर दिए गए हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये आपके छायावादोत्तर काल के हैं। और गजानन गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं आपके आधुनिक काल के हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र आपके हो जाते हैं छायावादोत्तर युग के, यानी कि छायावाद के बाद के। ये दोनों लोग छायावाद के बाद के, और ये भी आपके आधुनिक काल के, ये भी यानी कि छायावाद के बाद के ही हैं। तो यहाँ पर आपके महादेवी वर्मा आपका राइट विकल्प हो जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है यहाँ पर, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं मैक्सिमम जो है प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति का मतलब चित्रण करते हुए, प्रकृति का चित्रण करते हुए यहाँ पर आपका इन्होंने रचनाएं की हैं, इसलिए सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये हम देखेंगे। यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का होता है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, तो 10 नंबर का होता है। ये गद्य खंड पे आधारित होता है, यानी कि आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया होगा, उसको पढ़ करके उसके रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर किस तरीके से आप देखेंगे आंसर, इनका पूरा मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश दे दिया गया है, और फिर इस पे आपके 5 प्रश्न इस तरीके से पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पांचों प्रश्न होते हैं, और अगर आप गद्यांश नहीं पढ़े हैं, तो आप ये प्रश्न बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ट्राई करना है कि जितने सारे इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं वो सभी पढ़ने हैं। और अगर आप अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने 2026 के लिए प्रिडिक्टेड किया है कि इस तरीके का पेपर आपका आएगा, तो वो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो लास्ट अपलोडेड वीडियो आप जरूर देखिएगा, हिंदी का एग्जाम पेपर, जो कि आपका 2026 का पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर मैंने अपलोड किया है, उसको जरूर देखिएगा जाके। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का और शीर्षक
पाठ का शीर्षक एवं लेखक के नाम का उल्लेख कीजिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है और लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर लिखा है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा की हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों में रौंदती चली आ रही है। तो इसका पूरा आंसर जो है मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर आपको ये आप देखेंगे कि इसको पहले हम चेंज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको इसका करना है। तो यहाँ पर पहला ही दे दिया गया है जो आंसर है, पाठ का शीर्षक, पाठ के शीर्षक एवं लेखक। तो पाठ का शीर्षक क्या है आपका? अशोक का फूल है। पाठ का शीर्षक आपका अशोक के फूल है। लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कितना है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेखांकित अंश आपको दिखाई देगा, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। यानी कि मनुष्य की जीवन शक्ति जो है वो बहुत ही बड़ी निर्मम होती जा रही है, बहुत ही निर्मम होती जा रही है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। जो व्यर्थ हो गए हैं मोह, उनको वो रौंदती चली आ रही है, यानी कि अपने अनुसार नियम चेंज करते चले जा रहे हैं सही। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी व्याख्या मैंने लिखा है, आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे लिखना है आपको। यहाँ पर लिखना है, लेखक का कथन है कि मनुष्य की जिजीविका जीने की इच्छा जो है अत्यंत शक्तिशाली है, अत्यंत शक्तिशाली है और निर्दयी है। समय की अटूट धारा में मनुष्य ने अपनी प्रगति के लिए उन तमाम सभ्यताओं के दिखाओ और संस्कृति आडंबरों को कुचल दिया है जो उनके विकास में बाधक थे। मनुष्य की जीवन शक्ति ने कभी भी पुराने मोह या परंपराओं की परवाह नहीं की, वह निरंतर आगे बढ़ती रही। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है आपका जो दिया गया था वहां पर, रेखांकित अंश। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई? तो मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है इसका। मनुष्य ने नई शक्ति कहाँ से पाई? तो ये आपका है, यहाँ देखेंगे, संघर्ष। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। तो इसका ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अब आगे देखेंगे आप। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, गद्यांशों पे आधारित गद्यांश का उद्देश्य बताइए। हाँ, गद्यांश का उद्देश्य बताइए, यहाँ पर आपको लिखना है। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि संस्कृति और सभ्यता परिवर्तनशील है। लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज का समाज कई संस्कृतियों के मिश्रण, ग्रहण और त्याग का परिणाम है। वह शुद्ध संस्कृति जैसी चीज कोई चीज नहीं होती। जीवन का सत्य केवल उसकी निरंतरता और संघर्ष है। यानी कि कोई भी जीवन का सत्य जो है उसकी निरंतरता और संघर्ष है। कोई भी चीज शुद्ध नहीं होती है। जो आपके लिए अनुकूल हो वही चीज सही है। और परिवर्तन जो संस्कृति और सभ्यता है वो परिवर्तनशील होती है, समय समय के लिए अनुसार चेंज होती रहती है। जिस समाज को जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है वो अपने अनुसार चेंज करता है। तो यहाँ पर फिर आपका अगला क्वेश्चन है, दो शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ आपको लिखना है। धर्माचारों, धर्माचारों का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपको बताना है, धर्म के अनुसार किए जाने वाले आचरण, धार्मिक रीति रिवाज, ये आपके धर्माचार कहलाते हैं, धर्माचारों कहलाते हैं। ठीक है। विश्वासों, तो विश्वास आपका क्या होता है? आस्था, यकीन या धारणाएं। आस्था किसी पर विश्वास कहलाता है ना। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके पेपर में वो किस तरीके से है, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। तो यहाँ पर आपका ये एक गद्यांश दे दिया गया है। फिर उस पे आधारित भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं इस तरीके से। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको भी आपको करना जरूरी है। अगर आप अ, यहाँ पर मैं इसको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ। किस तरीके से करना है ये आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने पूरी तरीके से सॉल्व करवा दिया और दूसरा आप इस तरीके से आंसर देख लीजिए। निंदा रस से लिया गया है ये गद्यांश जो है, और इसके लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। और इस तरीके से इसका पूरा आंसर है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, वो अब हम दिखाएंगे पूरी अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ पर दिए गए पद